यहाँ कितना चला, h चला। अगर मैं कहूँ इसमें y में इनिशियल स्पीड कितना है, तो आप लोग कहोगे सर इसमें तो टोटली 0 है, तो y में भी 0 होगा। यहाँ y में कितना है, वेलोसिटी इन y एक्सिस प्लस ए वाई इंटू में t, ठीक है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन y एक्सिस t स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही v y का स्क्वायर ऐसा कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो जब वो पहली बार ग्राउंड पे गिर रहा है, इसको बोलते हैं हम r, और r हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। r क्या हो जाता है हमारा, हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी कि जब मैं किसी पार्टिकल को फेंक रहा हूं तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने रेक्टिलिनियर मोशन को कंप्लीटली डिटेल में खत्म किया था। हमने बहुत डेप्थ में जाना था कि जब पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन करता है तो कब वो टर्न बैक करता है, क्या उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने सारे कॉन्सेप्ट मोशन इन वन डायमेंशन को डिस्कस किया था। जब मैंने ये यूनिट स्टार्ट करी थी काइनेमेटिक्स, तो मैंने इस यूनिट को 3 भाग में बांटा था। पहला हमारा हिस्सा था रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन। दूसरा मैंने बोला था प्रोजेक्टाइल मोशन, और तीसरा मैंने बोला था रिलेटिव मोशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेनार मोशन क्या होता है, बेसिकली 2D मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लेनार मोशन, प्लेनार मोशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि मोशन इन 2 डायमेंशन है। कैसे बोलेंगे, क्या चीजें होती है इसमें, सब हम देखेंगे। साथ ही हम इसमें आगे चल करके देखेंगे गैलीलियोज स्टेटमेंट, कि गैलीलियो स्टेटमेंट क्या है, कैसे ये इस टॉपिक को कंप्लीट करता है, हमें क्या क्या चीजें इनसे समझनी है। इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तीनों चीजें एक ही टॉपिक में आती है, बेसिकली ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा प्लेनार मोशन का आइडिया क्या है, और ये आइडिया कहां से अराइज होता है। जहां से प्लेनार मोशन का आइडिया अराइज होता है वही हमारा गैलीलियो स्टेटमेंट। तो चलो पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लो। एंड अगेन माय नेम इज दीपक झा एंड दिस अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग दी लेक्चर। बच्चों, आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहना, लेक्चर वाइज बनाते रहना, और आप कोई भी बुक, किसी भी बुक का कोई भी सवाल सॉल्व करोगे, आपसे उस टॉपिक का सॉल्व हो जाएगा जो आपने मुझसे पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। ये है तो काइनेमेटिक्स का ही हिस्सा, अलग से कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन डीपली हम समझने के लिए, अच्छे से हमें टॉपिक समझ में आया है, हम जब सवालों को पढ़े तो हमें समझ में आया हाँ सवालों को स्टार्ट कैसे करना है। इन चीजों को समझने के लिए मैंने उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि रेक्टिलिनियर मोशन एक टॉपिक हो गया, अगला हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, उससे अगला हो जाएगा रिलेटिव मोशन। तो आइए हेडिंग लगाओ प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग 2D मोशन भी कह सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कह सकते हैं हम इसे कह सकते हैं 2D मोशन, यानी कि 2 डायमेंशन मोशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेनार मोशन। प्लेनार मोशन क्यों कहते हैं, पहले मैं आपको वो क्लियर करता हूं। जब मैं बोल रहा हूं 2D मोशन, इसका मतलब पार्टिकल का मोशन 2 एक्सिस पे हो रहा होगा। जनरली हम लोग स्टार्टिंग में किस चीज को एक्सिस को बोलते हैं, मतलब कि कौन कौन से एक्सिस के बारे में बात करते हैं। एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि होता है एक्स एक्सिस, एक होता है हमारा वर्टिकल एक्सिस जो होता है हमारा वाई एक्सिस। इन दोनों पे पार्टिकल एक साथ मूव कर रहा होगा। पहले क्या था, पहले कुछ ऐसा था, या तो पार्टिकल सिर्फ एक्स में मूव कर रहा है, या तो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ वाई में मूव कर रहा है। अब क्या होगा, पार्टिकल दोनों में मूव कर रहा होगा एक साथ। पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा होगा, कुछ डिस्टेंस वो एक्स में भी कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस वो वाई में भी कवर करेगा। तो हम उसके मोशन को ब्रेक कर लेंगे 2 एक्सिस में। अब 2 एक्सिस मिलकर के अपने आप में ये क्या बनता है, ये बनता है एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब जब भी पार्टिकल 2 एक्सिस में एक साथ चल रहा है तो वो एक प्लेन में चल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लेनार मोशन। इस 2D मोशन और प्लेनार मोशन का एक बहुत अच्छा केस बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। अब आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। प्लेनार मोशन आपने समझ लिया। अब पहली चीज जो हमें इसमें पढ़नी है वो पढ़नी है गैलीलियोज स्टेटमेंट। क्या कहते हैं गैलीलियो साहब, उसको समझते हैं हम। गैलीलियोज स्टेटमेंट, तो जरा सुनिएगा बात को ध्यान से।
पूरे चैप्टर का जो कोर जो नॉलेज है वो इनके स्टेटमेंट से ही स्टार्ट होता है। अगर इनके स्टेटमेंट को आपने सही से समझ लिया, उसको अप्लाई करना सीख गए, पूरा चैप्टर बहुत ही मक्खन की तरह निकलेगा एकदम, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, चाहे सवाल कितना भी टफ हो जाए। आइए देखिए गैलीलियो स्टेटमेंट क्या कहता है। गैलीलियो स्टेटमेंट कहता है मोशन ऑफ पार्टिकल along mutually perpendicular axes are independent to each other। क्या कहता है स्टेटमेंट, समझना ध्यान से। ये कहता है कि अगर दो एक्सिस है हमारे पास में, कौन कौन सी एक्सिस, एक तो है हमारे पास में एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। एक्स और वाई दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना करके रहते हैं। इस 90 डिग्री के होने के कारण हम इनको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब सुनिएगा ध्यान से, जब भी पार्टिकल कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्स में कवर कर रहा होगा, कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाई में कवर कर रहा होगा, तो वाई का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या फिर कोई भी पैरामीटर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो एक्स के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन एक दूसरे को फर्क नहीं डालते, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था गैलीलियो साहब ने। अब सुनिए, ये सिर्फ कहना नहीं है, इसको मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से भी समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, सुनना ध्यान से। ये एक टावर है, बिल्डिंग है, आप कुछ भी मान लीजिए h हाइट का, ठीक है। ऐसे 3 बिल्डिंग है इक्वल हाइट के, 3 बिल्डिंग है इक्वल हाइट के, सबकी हाइट मैंने कितनी मान ली ग्राउंड से? h मान ली। अब सुनिएगा ध्यान से, एक ये पार्टिकल है जिसको मैंने ड्रॉप कर दिया यहां से। अब मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बता रखा है, मतलब लास्ट यूनिट में बता रखा है, जब हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था कि ड्रॉप का मतलब होता है इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब इसको मैंने इधर फेंका, मतलब x में इसको स्पीड कितनी थी? इसी पार्टिकल को u दे दी, और तीसरे केस में कितनी दी मैंने x में पार्टिकल को स्पीड? 2u दे दी। अब सुनिएगा बात को ध्यान से, ये सीधे नीचे गिरेगा, ये वाला पार्टिकल भी नीचे आएगा, लेकिन ये थोड़ा इधर भी जाएगा, क्योंकि u मैंने इसको दिया है तो ये x में भी चलेगा, तो ये कुछ ऐसे गिरेगा। इसकी स्पीड x में इसके कंपैरिजन में दुगनी है, तो ये दुगना चलेगा, इसके कंपैरिजन में ये दुगना चलेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, तीनों ही केस में पार्टिकल y में कितना चला? h चला, यहां कितना चला? h चला, यहां कितना चला? h चला। अगर मैं कहूं इसमें y में इनिशियल स्पीड कितना है, तो आप लोग कहोगे सर इसमें तो टोटली 0 है, तो y में भी 0 होगा। यहां y में कितना है? ये जो u है ना, ये u इन x डायरेक्शन है। लोअर सबस्क्रिप्ट में मैं अगर x लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वो कितना है? u है। इसका क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हो जाएगा 2u। अब सुनिए, y में कितना है? u, यानी कि uy कितना है इसका? तो uy तो है 0। यहाँ uy कितना है? तो यहाँ भी है uy 0। यहाँ uy कितना है? ये तो टोटली 0, तो y में भी 0 रहा होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया पार्टिकल ने? h। यहाँ पे कितना किया? h। यहाँ पे कितना किया? h। यहाँ पे y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। यहाँ पे कितनी थी? 0। यहाँ पे कितनी थी? 0। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों में सेम, इनिशियल वेलोसिटी तीनों में सेम। अब अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन इन y एक्सिस कितना है, तो क्या यहाँ भी g है, और एक्सेलरेशन इन y एक्सिस इस वाले केस में भी ग्रेविटी लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन इन y एक्सिस इस वाले केस में भी कितना लग रहा होगा? ग्रेविटी लग रहा होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम यानी कि h, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन सेम यानी कि g। तो अब मैं अगर फॉर्मूला लिखता हूं कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो y में डिस्प्लेसमेंट सेम,
एक्सेलरेशन सेम, इनिशियल वेलोसिटी सेम, तो क्या तीनों ही केस में क्या टाइम भी सेम होगा? मतलब अगर इस पार्टिकल को सीधे गिरने में 1 सेकंड लग रहा है तो इसको भी गिरने में 1 ही सेकंड लगेगा, इसको भी गिरने में 1 ही सेकंड लगेगा, भले ही एक्स में इसकी स्पीड ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, इसके इससे ज्यादा है इसमें, तो एक्स में मोशन जो भी हो रहा होगा वो वाई में फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि अगर ये पार्टिकल y में h चलता है तो तीनों में h चल रहा है। इसका मतलब अगर किसी एक में t टाइम लगेगा h मीटर चलने में तो यहां भी t टाइम ही लगेगा, यहां भी t टाइम ही लगेगा। और ध्यान सुनना, x भी चलने में, मतलब भले ही x में, ये तो x में चल ही नहीं रहा होगा, ये चल रहा होगा x में और ये ज्यादा चल रहा होगा। ये ज्यादा क्यों चल रहा है? क्योंकि इसका x में दुगना स्पीड है। ये क्यों चल रहा है थोड़ा सा भी x में? क्योंकि इसका x में कुछ स्पीड है। ये क्यों नहीं चल रहा है x में? क्योंकि इसका x में स्पीड नहीं है। लेकिन y में क्या तीनों का सेम है? इसका मतलब टाइम ग्राउंड पे गिरने का तीनों में सेम ही रहेगा। ये है गैलीलियो स्टेटमेंट। क्या कहते हैं गैलीलियो साहब? अगर आपके पास में मोशन x में और y में कोई भी पार्टिकल का है तो x का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, y के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सारे दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे फर्क नहीं डालते हैं। कहने का मतलब अगर आपके पास में किसी पार्टिकल का x का पैरामीटर है तो वो सिर्फ और सिर्फ x के रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, y का पैरामीटर है तो वो सिर्फ और सिर्फ y के रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, x वाला y को अफेक्ट नहीं करेगा, y वाला x को अफेक्ट नहीं करेगा। ये आइडिया बहुत जरूरी है। और ऑल द पार्टिकल विल फॉल ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। इसका आंसर क्या है? हर टाइम में, मतलब हर केस में टाइम सेम लगेगा। रीजन क्या है? कई बार सवाल ऐसा आता है, एक आपने बुलेट यहां से ड्रॉप कर दी, एक आपने छोटी माउजर से चलाया, एक आपने बड़ी गन से फायर किया। तो बड़ी गन से फायर करेंगे तो एक्स में वेलोसिटी रहेगी क्योंकि गन हम ऐसे पकड़ते हैं, छोटी माउजर से करेंगे तो एक्स में स्पीड थोड़ी कम रहेगी, ड्रॉप करेंगे तो सीधे नीचे जाएगा। लेकिन तीनों ही केस में, भले ही आप यहाँ माउजर और यहाँ पे बड़ी वाली राइफल यूज कर रहे हो, लेकिन तीनों केस में y में डिस्प्लेसमेंट सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है। याद रहे इनिशियल वेलोसिटी सेम होना चाहिए, एक्सेलरेशन सेम है तो टाइम भी सेम ही लगेगा। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। ये है हमारा आइडिया ऑफ प्लेनार मोशन। आई होप आपको एक चीजें विजिबल है। हाँ जी बच्चों, विजिबल है। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब आइए, अब तो फिर सर जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी, अगर मैं उसको इससे कंबाइन करना चाहूं तो कैसे आइडिया हमारा ब्रेक होगा, इसको समझिए। ब्रेक होने का मतलब क्या है? अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन के इक्वेशन को प्लेनार मोशन के थ्रू, यानी कि गैलीलियो स्टेटमेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहूं तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, वो मैं टेबल से बना देता हूं। यहाँ पे आप लोग जरूर नोट करिएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को डील करूं तो मैं पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ किसके देखूंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर देखूंगा एक्स एक्सिस के। अगर मैं वाई एक्सिस के पैरामीटर को डील करूं तो सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर किसके देखूंगा? वाई एक्सिस के। तो ये हमारे पास में आ गया एक्स एक्सिस। और अगर एक्स एक्सिस में सिर्फ डील कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करूंगा? मैं एक्स एक्सिस पे। मेरे पास में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मान लो कांस्टेंट दे रखा है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में मैं वो तीनों इक्वेशन 9th क्लास वाली मैंने तो 7 डराइव कराई थी, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि प्राइमरी यूज 3 ही होंगी। 7 होती है, अच्छी बात है, याद है, आपको आना चाहिए, कई बड़े सवाल आसान हो जाते हैं। मैं फिलहाल 3 पे लगाने जा रहा हूं। तो अगर x में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो v बराबर u प्लस a t जो होता है, तो उसमें फाइनल स्पीड यानी कि फाइनल वेलोसिटी इन x एक्सिस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन इन x एक्सिस, और ये टाइम को एक्सिस से फर्क नहीं पड़ता। टाइम एक ऐसा पैरामीटर है, एक्सिस से उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम तो सेम ही रहेगा ना। ऐसा नहीं होगा अगर ये मार्कर में फेंकूं तो कुछ ये x में चलेगा, कुछ ये y में चलेगा, तो इसका मतलब थोड़ी ना ये इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, x वाला हिस्सा अलग चलेगा, y वाला हिस्सा अलग चलेगा। ऐसा नहीं होगा, टाइम पूरे मार्कर के लिए सेम रहेगा, यानी कि बॉडी तो कंप्लीट ही रहेगी। इसका मतलब जिस टाइम पे ये वाला हिस्सा ग्राउंड पे फॉल करेगा उसी टाइम पे ये वाला हिस्सा फॉल करेगा, तो टाइम तो x और y दोनों ही सेम रहेंगे ना। आइए, ठीक है, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट इन x क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी इन x ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन x टाइम का स्क्वायर। ठीक ऐसे ही v एक्स स्क्वायर बराबर u एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और ये डिस्प्लेसमेंट इन x 2s। तो x के लिए आप लोग
अलग से अप्लाई करना हमेशा, और y के लिए आप लोग आगे चल करके हम एक साथ भी यूज करेंगे, वो देखेंगे, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो जो प्राइमरी जो यूज होती है हमारी इक्वेशन, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो अगर उस चीज पे मैं अगर गैलीलियो के स्टेटमेंट को अप्लाई करूं तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है। कुछ नहीं, आपको बस याद रखना है कि जो भी मेरे को याद था, v बराबर u प्लस टी, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें टाइम को छोड़ करके बाकी सारे पैरामीटर अगर x के हैं तो सारे x को फॉलो करेंगे, अगर y के है, जैसे कि अगर एक्सेलरेशन इन y एक्सिस कांस्टेंट हो जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि वेलोसिटी इन फाइनल वेलोसिटी इन y एक्सिस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस प्लस ay इनटू में t। ठीक है, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन y एक्सिस t स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही v y का स्क्वायर इक्वल्स टू u y का स्क्वायर प्लस 2ay s y। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये जो स्टेटमेंट है, अगर मैं इनको इक्वेशन पे अप्लाई करूं तो मेरे पास में ये चीजें आती है, आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं जब भी प्रोजेक्टाइल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, अभी मैं वही करूंगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने वाले हम लोग। चैप्टर में स्टार्ट ही यहीं से होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे जब हमें प्रॉब्लम, जब सवाल बड़े बड़े आते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको ये आइडिया दिया। तो ये जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया, ये सारा का सारा प्लेनार मोशन का बेसिक है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ये कोर नॉलेज है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो आइए अब आप लोग हेडिंग लगाइए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए अब हम लोग देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे फेंकूंगा, मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे फेंकूंगा ऊपर की तरफ, तो मैं उसे बोलूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन। उस वस्तु को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। और वो जो मोशन जो परफॉर्म करता है उस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या मैंने बोला, पहले तो आप हेडिंग लगाइए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहता है ये मोशन, क्या क्या सीखना है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे जैसा कभी नहीं पढ़ाया होगा आपको किसी ने। आइए देखिए, ये हमारे पास में ग्राउंड है, ये हमारे पास में ग्राउंड है, यहां से एक वस्तु को फेंका गया, एक एंगल पे फेंका गया, थीटा एंगल पे, इसको स्पीड दी गई u, तो ये वस्तु क्या करेगी, ये वस्तु कुछ ऐसे करके जाएगी, फिर ये वापस यहां आ जाएगी, सिंपली। अब सुनिएगा ध्यान से, ग्राउंड से हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। इस u को हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया है वो कितनी स्पीड पे किया गया है, तो u बोल दिया हमने, u मीटर पर सेकंड। हमारे पास में जो थीटा है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कई बारी क्या होगा ना, वर्ड स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा कि 30 डिग्रीज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमें पता होना चाहिए अच्छा थीटा की बात कर रहे हैं वो। कई बार क्या होता है ना, जैसे इस पूरे टॉपिक में, मतलब जितना भी हम प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं, मैं वो अजम्पशन लिख देता हूँ यहाँ पे। कई बारी स्टेटमेंट बेस्ड छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि क्या क्या अजम्पशन लिए हुए होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट, क्योंकि अगर अर्थ कर्व होने लग गई तो रिजल्ट कुछ और आने लग जाएंगे, वो हम ग्रेविटेशन के दौरान देखेंगे, जब बड़ी बड़ी चीजें पढ़ेंगे, हम सैटेलाइट पढ़ेंगे, क्योंकि जब सैटेलाइट बड़ी होती तो वो अर्थ के फील्ड से बाहर जा रही हो, तो अर्थ उसके लिए छोटी चीज हो जाता है। लेकिन हम तो यहाँ पे थोड़ी छोटी मोटी चीजें वस्तु को फेंकेंगे तो हमारे लिए अर्थ फिलहाल फ्लैट है, जैसे अभी हमको अर्थ दिख रहा है वैसा ही रहेगा पूरे दौरान। तो अर्थ इज फ्लैट एंड दूसरा अजम्पशन क्या है, ग्रेविटी इज कांस्टेंट, तो g इज कांस्टेंट। हमको पता है, ये पता होगी ये बात शायद आप लोगों को, कि ये आगे चल के हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि g की जो वैल्यू है वो हाइट पे जाने पे घट जाती है, एक बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो घटने लग जाती है। मैं आपको इसका फील दिलाता हूँ। सबसे नीचे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती रहती है,
पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें घुटन महसूस होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ऊंचाई पे जाने पे वो कम होते जाती है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपर पे जाने पे ग्रेविटी कम हो गई है, तो अब ग्रेविटी ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पा रही। अर्थ के पास तो होल्ड कर पा रही थी ग्रेविटी, तो ऑक्सीजन बहुत सारी थी, हमें कोई घुटन महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम एक पर्टिकुलर हाइट पर चले जाते हैं ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है, वहां से एटमॉस्फेयर की कमी होने लग जाती है, ऑक्सीजन कम होने लग जाता है और हमें घुटन महसूस होती है ऊपर जाने पे। इसका मतलब बहुत ऊंचाई पे जाने पे धीरे धीरे एटमॉस्फेयर हल्का होने लगता है। क्यों होने लगता है हल्का? क्योंकि ऊपर जाने पे ग्रेविटी घटती है। क्यों घटती है उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे डिटेल में। तो हमारे लिए दो कंसिडरेशन रहता है, यानी कि जब हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो बहुत ऊपर नहीं जाएगा, वो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ऐसे नहीं जाएगा। ज्यादा ज्यादा कितना जाएगा? 70 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर भी 200 मीटर, मैं 200 किलोमीटर बोल रहा था पहले, तो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ 200 मीटर भी आप समझ सकते हो। फिलहाल क्या है कि जी हमारा कांस्टेंट है, कुछ भी हो जाए जी हमारा कांस्टेंट है और अर्थ क्या है? फ्लैट है। तो ये हमारे असम्पशन रहते हैं। यू क्या? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अच्छा, अगर मैं बहुत ध्यान से पूछूं एक सवाल छोटा सा यहाँ पे कि एंगल बिटवीन इनिशियल या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, क्या पूछ रहा हूं मैं? एंगल बिटवीन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में कितना एंगल है? तो थीटा ये और ये हमारे पास में 90। तो कितना आंसर हो जाएगा? 90 प्लस में थीटा। कई बार स्टेटमेंट पे पूछ सकते हैं एमसीक्यू वगैरह में। मैं हर एक छोटी चीज आपको बता रहा हूं, मैं आपको फिजिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाना चाह रहा हूं। ठीक है, आइए आप सुनिएगा ध्यान से। एक इसमें बात नोट करने वाली कि सर आपने ऐसा ही क्यों बनाया? क्योंकि ऐसा ही दिखता है। आप किसी भी चीज को फेंक के देखो क्या होगा, थोड़ी दूर जा करके गिर जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, ये यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां पे पहली बार गिरा। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको दो एक्सिस में ब्रेक करना चाहूं तो ये हमारे पास में वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं ब्रेक करके अलग अलग दिखा रहा हूं। ये जो यू है ये थीटा बना हुआ है, तो मैंने आपको चीज बताई थी बेसिक मैथ में कि यू थीटा एंगल बना रहा है, तो नीचे के जो थीटा के साथ होता है वो होता है यू कॉस थीटा और वर्टिकल हो जाता है यू साइन थीटा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो वाई एक्सिस में होगा, वो क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। ठीक है, और एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। आप लोग खुद भी समझ सकते हो, मैं कुछ भी चीज आपको ऐसा रटने के लिए नहीं कह रहा हूं। सिचुएशन ड्रॉ करो, आपको खुद समझ में आएगा। अच्छा, यू का कॉस थीटा, यू का साइन थीटा, बहुत क्लियर है। अब सुनिए बात को ध्यान से, ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ कहां लग रही है? ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ लग रही है वाई एक्सिस में। ठीक है, इस बात को मैं यूज करूंगा। क्या एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन हो रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर, एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा है। अगर एक्सेलरेशन एक्स में 0 है तो क्या, अगर मैं पूछूं तो वी एक्स यानी कि फाइनली वेलोसिटी यू एक्स में कितनी रहेगी? यू कॉस थीटा ही रहेगी। क्योंकि अगर मैं अप्लाई करूं वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू में टी, तो हमको पता है कि वी एक्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं, यू एक्स हमारे पास में कितना है? यू का कॉस थीटा और ए एक्स तो हो गया 0, टाइम तो हमें कुछ भी रख दो, वो तो मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है। तो क्या वी एक्स की वैल्यू हमारे पास में यू कॉस थीटा आ गई। ये फिलहाल मैं आपको एक टेबल भी बनवाऊंगा। मैं आपको शुरू में बता रहा हूं कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या मैं डायरेक्टली लॉजिक से भी कह सकता हूं कि जो फाइनल स्पीड होगी वो इनिशियल स्पीड होगी, यानी कि वी एक्स क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। हाँ, क्या मैं वाई में ये सब कह सकता हूं? क्या नहीं कह सकता। वाई में तो मेरे पास में ग्रेविटी लग रहा है जी। हाँ, मैंने आपको फिर ऐसा ही बता रखा है कि ऊपर की चीज को आप अगर पॉजिटिव बोले तो नीचे की चीज क्या हो जाएगी? वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, हम देखेंगे बाद में। क्या समझने वाली बात है यहाँ पे, एक्स में क्या वेलोसिटी कभी घट रही है? नहीं घट रही, क्योंकि एक्सेलरेशन सर 0 है। तो इसका मतलब जो मोशन है ना एक्स में, एक्स पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एक्स का कोई कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे एक्स का कोई कोऑर्डिनेट होगा पार्टिकल का, यहाँ पे एक्स का कोई कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे एक्स का कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो जब वो पहली बार ग्राउंड पे गिर रहा है इसको बोलते हैं हम आर, और आर हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। आर क्या हो जाता है हमारा? हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी कि जब मैं किसी पार्टिकल को फेंक रहा हूं तो स्टार्टिंग में तो ग्राउंड पे था, जब फेंक दिया उसके बाद जब वो पहली बार कहीं ग्राउंड पे गया तो इस दूरी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इस दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। और जिस टाइम पे गिरता है उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उस टाइम को बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। ग्राउंड से वो किसी एक टाइम पे तो मैक्सिमम दूरी पर है, इसको बोलते हैं कैपिटल एच। ये हो जाता है मैक्सिमम हाइट।
मैक्सिमम हाइट। जरा बहुत ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल का एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा बढ़ता जा रहा है, हमेशा बढ़ता जा रहा है। अभी वो मान लो अगर ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो वाई है शुरुआत में 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, फिर वो घट रहा है, फिर वो घट रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे 2 बातें और नोट करवा सकता हूँ। नोट करने वाली बात क्या है कि कोऑर्डिनेट ऑफ या एक्स कोऑर्डिनेट, पहली बात क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज इंक्रीजेज, ऑलवेज इंक्रीजेज। और दूसरी बात वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट इंक्रीजेज, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, उसका फिर वो डिक्रीज करते करते 0 हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेस, उसके बाद वो घटना स्टार्ट करेगा। तो मैंने आपको हर एक चीज बता दी, पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा दी मैंने आपकी कि प्रोजेक्टाइल, और वो भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या अजम्पशन है, किस किस चीज को क्या क्या बोला जाता है। हमारे लिए 3 जो पैरामीटर है मेजर, वो हमें ये मेजर करना होता है। इसी को हम बोलते हैं कि प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन करनी होगी। ठीक है, तो मैंने आपको हर एक चीज यहाँ पे बताई। आई होप बच्चों आप लोग नोट कर रहे होंगे। हाँ जी, विजिबल भी हर एक चीज मैंने आपको बताई है, कैमरा में सब कुछ विजिबल है स्क्रीन पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूं ना, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पे अगर मैं ये थॉट को अप्लाई करूं, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग ना, मैं अगर डेरिवेशन करवा दूं डायरेक्ट तो आप लोग याद कर लोगे, फिर भूलोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर भूलोगे, फिर रिवाइज करोगे। मैं कोर नॉलेज देना चाहता हूं कि जब गैलीलियो की बात हमने सीखी, उसी बात को हम अप्लाई करना सीख जाए प्रोजेक्टाइल पे, बस फिर हमारे पास में रिजल्ट ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, जो गैलीलियो ने हमें सिखाया ये चीज, इस बात को प्रोजेक्टाइल पे कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं। डेरिवेशन आप खुद कर लोगे। आइए वो चीज कैसे अप्लाई करते हैं, मैं आपको वो सिखाता हूं। तो मैं ये हटा रहा हूं, मैं इसी बातों को, मतलब जो मैं नीचे लिखूंगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोगों को अगले पेज पे लिखना है। ठीक है, आइए। तो मैं तो क्या करता हूं ना, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के एक्स मोशन को अलग डील कर लेता हूं, वाई मोशन को अलग डील कर लेता हूं, सब कुछ हमें मिल जाएगा बहुत आसानी से। देखिए एक टेबल सी बना लेते हैं, देखिएगा एक्स एक्सिस के लिए एक अलग सी टेबल बना लेंगे। हमको पता है, क्या पता है कि हमारे लिए जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है वो कितना है, 0। ये बात हमारे बहुत काम की। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो Vx है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ax इंटू में t। इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास में, u का cos थीटा, ये रहा, हमने पहले कर दिया, u cos थीटा। ax कितना है, 0, टाइम चाहे कुछ भी हो जाए, तो मेरे पास में फाइनल वेलोसिटी इन एक्स में कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा u का cos थीटा। मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट कैसे आ रहा है। आइए, तो एक तो ये हमें याद रखना है, जरा ध्यान सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने क्या ही अप्लाई किया है, हमने तो एक इक्वेशन अप्लाई करी है ना, Vx बराबर ux प्लस में xt। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास में sx ux, या दूसरी इक्वेशन ये वाली है, Vx का स्क्वायर इक्वल्स टू ux का स्क्वायर 2ax sx। क्या इसको अप्लाई कर देते हैं, जो आना होगा उसको हम मान लेंगे। आइए, तो Vx हमें तो पता ही नहीं है, कोई नहीं, इसको फाइंड कर ले। ux तो पता है, u का स्क्वायर ये रहा ux, ठीक है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2ax कितना है, 0, sx नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये टर्म तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, Vx बराबर ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा एक तरीके से। तो हमें वही मिल गया जो हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। मतलब कि चाहे मैं ये वाली इक्वेशन अप्लाई करूं, चाहे मैं ये वाली इक्वेशन अप्लाई करूं, अगर ax 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, बेसिकली एक्स में पता है पार्टिकल कर क्या रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। याद करो जो मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन में पहला टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं हम, एक भी चीज हमें ऐसा कुछ भी नया नहीं लग रहा है। तो एक रिजल्ट क्या मिल गया हमें, Vx भी कितना हो जाएगा, u cos थीटा, वही रिजल्ट हमें यहां से मिल गया। आइए अब तीसरी क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, sx। तीसरी क्वेश्चन क्या अप्लाई करते हैं, sx बराबर ux प्लस हाफ ax
टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स निकाल रहे हैं, वो कुछ भी एक्स कोऑर्डिनेट हो सकता है। आइए, कुछ भी एक्स कोऑर्डिनेट हो सकता है। यू एक्स कितना है हमारे पास, यू टी आएगा यहाँ पे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू एक्स कितना है, तो यू कॉस थीटा इंटू में टी। अब एक्सेलरेशन एक्स में कितना है नहीं पता, जीरो है। पता क्यों नहीं है, जीरो है। हाफ एक्स कितना है, जीरो टाइम का स्क्वायर। तो हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू में टी। बस इतना ही अप्लाई करना है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं गैलीलियो स्टेटमेंट को अप्लाई करूं तो मेरे को ये रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं एक बार देख लेता हूं बच्चों, स्क्रीन में विजिबल तो है हर एक चीज। हाँ जी बच्चों, विजिबल है, काफी ज्यादा विजिबल है। आइए, अब अगर मैं वाई एक्सिस को देखूं ध्यान से, मैं अगर वाई एक्सिस को देखूं तो क्या मिलेगा मेरे को, जो चीज मैंने एक्स एक्सिस में अप्लाई करी है वही चीज मैं वाई में करूंगा। लेकिन क्या रिजल्ट क्या फिर सेम मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे सेम? क्यों? क्योंकि इनिशियल चीज ही सेम नहीं है। शुरुआत में मेरे को पता क्या चल गया कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। क्या वाई में जीरो है क्या? नहीं, वाई में जीरो नहीं है। तो अगर वाई में जीरो नहीं है बल्कि क्या है, माइनस का जी। माइनस क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि नीचे की तरफ है। ठीक है, आइए, तो क्या मैं पहली इक्वेशन अगर अप्लाई करूं तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी। तो वी वाई कितना हो जाएगा, यू वाई। अब यू वाई क्या है मेरे पास में, तो मेरे पास में यू वाई है, यू साइन थीटा, नीचे वाला कॉस थीटा, वर्टिकल वाला साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, यू का साइन थीटा प्लस ए क्या है, माइनस का जी इंटू में टी। इसका मतलब अगर मैं वी टी रिलेशन वाई में अगर कोई पूछ ले मेरे से तो मेरे को क्या मिलेगा, वी वाई यू साइन थीटा माइनस का जी टी। बस मेरे को इतना याद रखना है, मेरे को बस इतना याद रखना है। अब अगर मैं दूसरी इक्वेशन अप्लाई करूं, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू में एस इन वाई। अब देखिए, वी वाई मेरे को पता नहीं है, इक्वल्स टू यू वाई कितना है, यू वाई है यू साइन थीटा, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए वाई कितना है, माइनस का जी, और ये क्या हो गया, वाई। तो ठीक है, हमारे पास में ये कुछ अजीब सी इक्वेशन बन गई है। तो मैं इसे याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं आपको पता होना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया है तो उसने क्या सोच के लिखा है और ये क्यों सही है, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन हमारे पास में बच गई। मैं ये चीज रब कर रहा हूं, जो मैंने स्टेटमेंट वगैरह लिखे हुए, मैं तीसरी इक्वेशन यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, यानी कि एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्या कह रहा हूं मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए, ये कह रहा हूं मैं, अगर मैं इस चीज को अप्लाई करूं वाई एक्सिस में तो मेरे पास बेसिकली वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी और पोजीशन रिलेशन, किसी भी वाई पोजीशन पे कभी भी वाई स्पीड, वाई में फाइनल स्पीड कितनी होगी वो यहां से आएगा। आइए, अब अगर कोई मेरे से बोले कि एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, अगर मैं ये अप्लाई करता हूं तो वाई में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट होगा, मैंने मान लिया वाई जो यहां है वही यहां है। ठीक है, यू वाई कितना है, वो है यू साइन थीटा टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई में कितना है, माइनस का जी है। मैं दोबारा लिख देता हूं साफ से, माइनस का जी, ये हो गया टी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें, वाई बराबर यू साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में ये रिलेशन आ गए। बेसिकली मैं ये क्या लेकर के आया हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई में क्या क्या इक्वेशन बनेंगे, 1 2 3, एक्स में क्या क्या इक्वेशन बनेंगे, 1 2 3। अब इन 6 चीजों से, ये 3 एक्स में और ये 3 वाई में, मैं ये 3 कैलकुलेशन करूंगा, मैं ये 3 कैलकुलेशन करूंगा। बेसिकली आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आज हमने क्या देखा है। आज हमने ये देखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्लेनर मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, गैलीलियो स्टेटमेंट क्या होता है। बेसिकली बस इतना अप्लाई किया है हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन 3 चीजों को अप्लाई फाइंड करेंगे इन 6 चीजों की मदद से। मैं चाहता हूं मैं चीजों को ज्यादा आगे भाग करके न पढ़ाऊं, नहीं तो आपको एक ही बार में बर्डन सा महसूस होगा, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं। मैं आपको हर चीज के पीछे का वाई बता रहा हूं कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहा हूं तो उसी तरीके से क्यों निकाल रहा हूं, वो आपको यहां समझ में आएगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो एक्स का पैरामीटर है, तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट एक्स में होगा। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट कहां होगा, एक्स में होगा।
वाई से थोड़ी ना मिलेगा मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ, फिर अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हाँ, कुछ टाइम में ऊपर जा रहा है फिर वो नीचे आ रहा है, तो मैं देखूंगा कि हाँ टाइम मेरे लिए वाई में ज्यादा आसान रहेगा या एक्स में, और अगर एक्स में नहीं निकल सकता तो क्यों नहीं निकल सकता, ये सब हम देखेंगे। तो अगेन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड, एंड पेरेंट्स इन कंट्री प्राउड ऑन यू, लव यू ऑल।